गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है और वहां पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। किसानों का साफ और सीधा कहना है कि जब लड़ाई लंबी हो तो इंतजाम भी मजबूत होने चाहिए। पक्के निर्माण लग रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या बता 1 साल रहना पड़े, 2 साल 3 साल हो सके कि 24 तक रहना। किसानों का पक्का डेरा, गाजीपुर बॉर्डर पर मजबूत घेरा। जहां आंदोलन वहां घर, अन्नदाता का आखिरी अल्टीमेटम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई फिर से तेज होती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार हलचल देखने को मिल रही है। न सिर्फ किसानों की संख्या बढ़ रही, बल्कि लंबी लड़ाई का संकल्प लेकर किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर पक्के मकान की नींव रखनी शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को आज 201 दिन पूरे हो गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर हजारों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं, यहां पर जमा हैं। हम आपको ये दिखाते हैं कि आप किसानों ने यहां पर पक्के बाथरूम बनाने शुरू कर दिए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ किसानों ने यहाँ पर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। ये बाथरूम है। किसान आंदोलन को 201 दिन हो चुके। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बात भी हुई, लेकिन सारी की सारी बैठकें विफल रही। अब किसान फिर से अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश में जुटे हैं, फिर चाहे इसके लिए चाहे कितनी ही लंबी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। पक्के निर्माण लग रहे हैं करने क्योंकि यहाँ क्या बता 1 साल रहना पड़े, 2 साल 3 साल हो सके कि 24 तक रहना पड़े। किसानों की लड़ाई जहां सरकार से है, वहीं मौसम से भी। किसानों ने हाड़ कपा देने वाली सर्दी भी झेली, तपा देने वाली गर्मी भी, और अब बरसात से लड़ने की तैयारी है। किसानों ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन इन सबके बीच सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस आंदोलन का अंत क्या होगा, क्योंकि न किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न सरकार। दोनों के बीच 26 जनवरी की घटना ने जो खाई पैदा की, वो अब तक नहीं भर पाई है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। और अब बात जमीन की उस लड़ाई की जो कालिख तक आ गई है। मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई 18 करोड़ की जमीन पर शुरू हुई महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। मंगलवार को किसी ने उनके नॉर्थ एवेन्यू आवास पर कालिख पोत दी, जिसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। जमीन खरीद की लड़ाई, संजय सिंह के घर पर कालिख वाली स्याही। चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। 2 करोड़ की जमीन, 18 करोड़ का बैनामा, शहर शहर हंगामा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। समूचा विपक्ष लामबंद होकर चंदे की चोरी का सवाल उठा रहा। वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर किसी ने कालिख पोत दी, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि संजय सिंह ही वो शख्स हैं जो लगातार जमीन खरीद का मामला उठा रहे हैं। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन धांधली के इस एपिसोड में शिवसेना भी कूद आई है। शिवसेना ने पीएम मोदी से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। हालांकि मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट लगातार खुद पर लगे आरोपों को खारिज करता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है
आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो। लेकिन ट्रस्ट के कह देने भर से काम चल जाएगा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सीएम योगी ने जमीन के जुड़े विवाद का पूरा ब्यौरा मांगा है। मतलब साफ है, बात राम मंदिर से जुड़ी है। ऐसे में सरकार भी इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात टीके की टेस्ट रिपोर्ट की। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वैक्सीन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इन सवालों के सारे जवाब आ गए। सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी ने पुष्टि की है कि वैक्सीन से एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन खतरनाक है, क्योंकि अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन मौत सिर्फ एक की हुई है। क्या कोरोना के टीके से मौत हो सकती है? क्या जानलेवा है वैक्सीन से होने वाली एलर्जी? ये शोध का विषय है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। और इस बहस के बीच भारत में वैक्सीन की वजह से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत की पुष्टि हुई। और ये जानकारी खुद सरकार की ओर से गठित की गई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI कमेटी ने दी। जिस बुजुर्ग की मौत हुई, उन्हें 8 मार्च को वैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके बाद उनमें एनाफिलैक्सिस जैसे साइड इफेक्ट दिखे और फिर उनकी मौत हो गई। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन था, जिसमें शरीर में तेजी से दाने उभर आते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि एनाफाइलैक्सिस या बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, किसी भी दवा के साथ हो सकता है, किसी भी वैक्सीन का, लेकिन रेयर होता है। इसमें बेसिकली 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। स्किन के ऊपर रैश हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि वैक्सीन की डोज जानलेवा है, क्योंकि सच तो यह है कि 5 फरवरी से 31 मार्च के बीच भारत में करीब 60 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। इस दौरान 28 लोगों की मौत का दावा किया गया, पर जब जांच की गई तो पता चला कि मौत के पीछे वैक्सीन की कोई भूमिका नहीं थी। सिर्फ एक ही मौत वैक्सीन की वजह से हुई, लेकिन उसमें भी एलर्जी का खेल था, क्योंकि वैक्सीन के बाद 2 और लोगों में एनाफिलैक्सिस जैसे साइड इफेक्ट दिखे थे, लेकिन उपचार के बाद वो दोनों स्वस्थ हो गए। वैसे एक सच ये भी है कि नॉर्मल से नॉर्मल हर टीके के बाद कुछ न कुछ एलर्जी तो होती ही है, लेकिन इसको मौत का पैमाना मान लेना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती, क्योंकि अब तक देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, मतलब साफ है, वैक्सीन जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग वैक्सीन को लेकर अपने दिमाग में भ्रम पाले हुए हैं, या यूं कहें कि कुछ लोगों ने उनके दिमाग में वैक्सीन को लेकर ये गंदगी भर दी है। क्योंकि सिद्धार्थनगर में वैक्सीन को लेकर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कितनी कमी है। ऐसे लोगों से साफ संदेश है कि अफवाहों से डरो, वैक्सीन से नहीं। और भैया चुनाव ना चलत है, हमारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। लोगों के दिमाग में किसने भरा जहर वाला भ्रम? कुछ बताओ जाए। हमारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। गांव के लोगों को क्यों लग रहा टीके से डर? क्या करें, शुगर का दवाई नहीं ले। अरे एक बार आपके जाकर हम बता देते हैं अधिकारी लोगों को, भैया हमें ये परेशानी है। एक तरफ सरकार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ समाज के वो दुश्मन हैं जो कोरोना को जिताने की कसम खा चुके हैं, जिन्होंने लोगों के दिमाग में वैक्सीन को लेकर इतनी गंदगी भर दी कि उन्हें टीके के नाम से डर लगने लगा है। तो कौन कहने लगा खराब हुई है। अरे तो वरना तो भेज दिया जाए, दुदाई बोला गई है।
कुछ बताओ जाए। जब नाय बन किसे जाना के सो जा। नहीं स्कूलिया में तो लगा था। हां स्कूलिया में लगा वो कि जब वहीं रही तब। दूसरे देश के लोग इन गांव वालों की बात सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि टीके से मौत का बुखार और नपुंसकता से लेकर शारीरिक दुर्बलता जैसी अनेकों भ्रांतियां सिद्धार्थनगर के 84 गांव में फैल गई हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में टीकाकरण के लिए पहुंची तो गांव वाले कुछ ऐसे ही बहाने बनाकर भागते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम समझाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। देखो दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, ये बाद में कोनो बिल्कुल नहीं पेबो न कोनो दवाई नहीं प्रधान जी लगवाए हैं, हम लगवाए हैं, हम के जनवरी में लगा है, 6वां महीना चला था। इसके बाद में अगर सरकारी नहीं पूरा होगा तो आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। प्रशासन के लिए गांव में टीकाकरण करना किसी जंग सरीखा हो गया है। लोगों के दिमाग में इतना भ्रम भर दिया गया कि वो समझने से भी नहीं समझ रहे। कई जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था और कोविड की सेकेंड वेव के बाद कई अफवाहें और भ्रांतियाँ भी लोगों के में फैली थी। इस वजह से हमने काफ़ी बृहद एक्सटेंसिव प्रोग्राम भी चलाए और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को भी एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सभी जगह मोबिलाइजेशन का वर्क भी किया। ये सिर्फ एक गांव या एक जिले की बात नहीं है, यूपी के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि लोग वैक्सीन से डरेंगे तो कोरोना से हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि जब तक हर एक शख्स को टीका नहीं लग जाता तब तक कोरोना के खिलाफ हर लड़ाई अधूरी है। और ये बात वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कुंभ में कोरोना के उस घोटाले की जिसने मेला प्रशासन की नींद उड़ाती है। कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर ऐसा गड़बड़ झाला सामने आया है क्योंकि जिस प्राइवेट लैब को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच का ठेका मिला था, उसने जांच का फर्जीवाड़ा कर मेला प्रशासन को लाखों का चूना लगाया था और ऐसे लोगों की रिपोर्ट तैयार कर दी जो कभी कुंभ में गए ही नहीं थे। कुंभ में कोरोना से खिलवाड़, प्राइवेट लैब का टेस्टिंग कांड। मेला प्रशासन को लगा लाखों का चूना। हरिद्वार की आस्था से सराबोर कुंभ की तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और बाद में उसकी कीमत पूरे हरिद्वार ने चुकाई, क्योंकि हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर ऐसा गड़बड़ झाला सामने आया जिसने पूरे मेला प्रशासन की नींद उड़ा दी। क्योंकि जिस प्राइवेट लैब को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच का ठेका मिला था, उसने जांच का फर्जीवाड़ा कर मेला प्रशासन को लाखों का चूना लगा दिया था। दरअसल प्राइवेट लैब ने एक ही फोन नंबर से कई श्रद्धालुओं की जांच कर डाली और जब इससे भी मन नहीं भरा तो पंजाब के उस युवक की रिपोर्ट बना डाली जो कभी कुंभ गया ही नहीं। एक ही घर के पते पर सैकड़ों लोगों की जांच की गई। अब खुलासा हुआ तो मेला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग हर कोई हैरान है। ठीक है, अभी जो काफी लैब है इसमें पैनल थी साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से, दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। सीडीओ साहब के दस्ता में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। अब खुलासा हुआ है तो मुख्य विकास अधिकारी के निगरानी में बनी समिति मामले की जांच में जुटी है। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना अपने पीक पर था तब लोगों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा था, लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि कोई चंद मुनाफे के लिए आखिर कैसे इतने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात हाथी की राह में साइकिल के बैरियर की। 2022 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन बागियों का मौसम अभी से आ गया है।
बसपा के बागियों को सपा की साइकिल इतनी पसंद आ रही है कि अखिलेश यादव से मिलकर साइकिल चलाने की अपनी इच्छा जताती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए यूपी में क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले न बजा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बागियों ने शंखनाद शुरू कर दिया है। खेमा बदलने वाले तो हर तरफ है, लेकिन जो झटका मायावती की बहुजन समाज पार्टी झेल रही है वो फिलहाल सबसे बड़ा है। उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, चमन से गुजरे तो मगर फूलों को रौना ना करें। हम लोग एक फूल की तरीके से विधायक हैं जो पहली बार आपके इस लखनऊ में चुन करके आए हैं। जनता ने हमको चुना है और ये सोच करके चुना था कि हम लोग कभी पार्टी में विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परेशान किया गया जो आज हम लोग मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। बसपा ने अब तक 2017 में जीते अपने 19 में से 11 विधायकों को पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर दिया है, लेकिन विधानसभा के भीतर तकनीकी तौर पर अब भी ये बसपा के ही विधायक हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने से उनकी सदस्यता जा सकती है। अब रास्ता एक ही है कि जरूरी संख्या बल जुटाकर नई पार्टी बना ली जाए। इसके लिए बगावत की वजह से निकाले गए बसपा के 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो सियासी सरगर्मियां आसमान पर पहुंच गई। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। बसपा के चाहे बागी विधायक हों, निष्कासित विधायक हों या फिर हों निलंबित विधायक, सभी पर दूसरे दलों की निगाहें टिकी हैं। सपा तो छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फॉर्मूले के साथ पहले से ही तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी ने एक बात कही है कि हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जो छोटे दल हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनको अपमानित किया गया है। बसपा के फैसले से जिन विधायकों का दिल टूटा वो फिलहाल सुरक्षित कोना तलाश रहे हैं। नई पार्टी बनाकर सदस्यता बचाने पर मंथन हो रहा है और अगली बार दोबारा विधानसभा पहुंचने की प्लानिंग है। ऐसे में आने वाले दिन सियासी उठापटक को लेकर दिलचस्प रहने वाले हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट। फास्टैग की, क्योंकि जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 जून से फास्टैग लग जाना चाहिए था, वहां अब भी कैश से वसूली की जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि प्रशासन की लाख हिदायत के बाद भी यमुना एक्सप्रेसवे फास्टैग से लैश नहीं हो पा रहा है। लोग अब भी जाम में फंस रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर कब होगा फास्ट ट्रैक का सपना साकार? कब मिलेगी लोगों को टोल पर लगने वाले जाम से निजात? फास्ट टैग के बाद भी क्यों वसूला जा रहा कैश? क्योंकि प्रशासनिक आदेश के मुताबिक 15 जून से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्ट टैग की सुविधा शुरू होने वाली थी। लोगों को टोल पर लगने वाले जाम से निजात मिलने वाली थी, लेकिन ये सारे दावे जमीन पर फेल होते नजर आए, क्योंकि फास्ट टैग की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी यमुना एक्सप्रेसवे पर कैश वसूला जा रहा। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें जेवर टोल प्लाजा की हैं, जो कैशलेस वाली व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल पर 15 जून से फास्टैग की सुविधा आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी भी
यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी टोल पर फास्टैग की सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही है। अभी भी टोल पर कैश में टोल टैक्स वसूला जा रहा है। यही वजह है कि लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा और आगरा के बीच 165 किलोमीटर के सफर में 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जेवर टोल प्लाजा, मथुरा टोल प्लाजा और आगरा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों पर ही फास्ट टैग की सुविधा शुरू नहीं हो पाई। लोगों को अब भी टोल प्लाजा पर आधे घंटे इंतजार करना पड़ रहा, जबकि दावा था कि फास्ट टैग के बाद 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। डीजल फूक रहा है, डीजल इतना महंगा हो गया, वही फूक रहा है, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा ये बताइए अभी कितना टाइम और लगेगा? अब देख लीजिए, तीसरी गाड़ी है, चौथी गाड़ी अब हमारी, इसके बाद हमारा ही नंबर आएगा। बहुत दिक्कत होगी। हम तो फास्टैग को रिचार्ज एक्स्ट्रा करके लाए हैं। तो लग रहा है कि आपका 20-30 मिनट लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना, सिस्टम गलत है गवर्नमेंट का। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि ये व्यवस्था पहले 1 अप्रैल से शुरू होने की योजना थी, लेकिन तैयारियां पूरी न होने के चलते इसे टाल दिया गया और फिर इसके लिए 15 जून की तारीख मुकर्रर की गई। पर 15 जून को भी यमुना एक्सप्रेसवे फास्ट टैग से लैस नहीं हो पाया। अब सवाल इस बात का है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर लोगों को फास्ट टैग की सुविधा कब तक मिल पाएगी, या फिर फास्ट टैग को लेकर दिखाया गया हर एक सपना कपोल कल्पना थी। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट।